कल की क्लास में यानी कि सेट थ्योरी पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट तक कर लिया था। काफ़ी सारे बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिए थे। सेट्स क्या होता है, सेट्स किस लिए यूज़ किया जाता है, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ आपने देख लिया था। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे करेंगे और सेट्स में जो कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है या एक्स्ट्रा करना है उसको आज करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास को। ठीक है, सो दिस इज सेट थ्योरी पार्ट 2। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपने पढ़ लिया था, आपने देख लिया था कि क्या होता है, आपको बता दिया था मैंने। फाइनाइट सेट यानी कि वैसा सेट जिसमें या तो कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी कि या तो कोई मेंबर ही ना हो, या फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हों, और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का मतलब एनी सेट विच इज एन एम्प्टी और कंटेन्स अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अब चलिए यहीं पे बात आती है एक और स्पेशल सेट की, सिंगलेटन सेट। ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगलेटन सेट का मतलब है ऐसा सेट, एक ऐसा सेट ए जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट हो। ये जो लोअर केस में मैंने लिखा है ए, ये इस सेट के अंदर का एक एलिमेंट हो। सो अ सेट विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। ठीक है, अब हमने ये सब कुछ कर लिया है। अब थोड़ा कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि a set of points, a set of all the points in a line, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? कोई लाइन है, डेफिनेटली इस लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर ये लाइन बना है। ठीक है, इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। अब अ सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? डेफिनेटली इनफाइनाइट है, क्योंकि हमने यहां पे ये नहीं कहा कि कितने नंबर ऑफ लाइंस है, हमने कहा है कि ये सेट ऑफ लाइंस। अब वो इनफाइनाइट हो सकता है डेफिनेटली, सो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है। तो इस तरह के सेट को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे सबसेट में हम लोग बढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। चलिए, एनसीईआरटी में तो ज़्यादा कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार मैं आपको दे देता हूं। फॉर्म द सेट्स इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला a इज इक्वल टू ए बी सी डी और b इज इक्वल टू डी सी बी। ये सब काफ़ी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? देख के मुझे बताइए, तब तक कुछ प्रॉब्लम ढूंढता हूं मैं, अगर कोई अच्छा सा प्रॉब्लम है तो। चलिए कोई नहीं, चलिए कोई इसमें खास प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में नहीं है। आप देखिए एक्सरसाइज 1.2, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कोई इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपसे नहीं बने। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखे आपको एनसीईआरटी में जो कि आपसे नहीं बने तो यू कैन आस्क मी। तो ये इक्वल है या कि नहीं है? ए और बी, यहाँ भी ए बी सी डी और यहाँ भी डी सी बी ए, बस ऑर्डर अलग अलग है, एलिमेंट्स तो सेम है, तो डेफिनेटली ए इज इक्वल टू बी। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग शुरू करते हैं सेट्स में दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सबसेट।
चलिए देखते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स, सपोज A and B are two sets such that A is equal to X, such that X is a natural number. ठीक है, या इसको ऐसे लिखिए, such that X is equal to n, n belongs to natural number. ठीक है, X such that X is equal to n, n belongs to natural number. Definitely ये infinite set है क्योंकि there are infinitely many natural numbers. Now B एक दूसरा सेट है y such that y is equal to P and P belongs to y such that y is the first 20 prime numbers. ठीक है, कम कर देते हैं इसको, या फर्स्ट 10 भी नहीं 5 कर देते हैं, जितना कम करेंगे उतना ही एग्जाम्पल को शो करने में आसानी होगी. सो y इज द फर्स्ट प्राइम नंबर्स. b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं, और a एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, तो इसका कुछ मतलब आपको समझ में आ रहा है. इसका यही मतलब है कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, B के अंदर डेफिनेटली पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं. इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1, माफ करिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, यही 5 प्राइम नंबर से पहले. तो B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स A के अंदर हैं, अवेलेबल है. राइट, वॉट एवर एलिमेंट्स आर इन B आर ऑल्सो इन A. Therefore, B is the subset of A. इसलिए B is the subset of A. ये सबसेट का साइन है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A B is the subset of A. इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन नेचुरली आप देख सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा क्लियर तरीका है लिखने का. इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. ऐसा नहीं है कि इस तरह से लिख नहीं सकते हैं, बट ये क्लियरर तरीका है लिखने का. दिस इज यूज्ड जनरली. नॉर्मली वी आर यूजिंग दिस सिंबल फॉर सबसेट इंस्टेड ऑफ दिस. तो याद रखिएगा. चलिए भाई, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट्स होता है कि अगर दो सेट्स हैं A और B, तो A अगर B का सबसेट है, इसका मतलब है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स B के अंदर अवेलेबल हैं. ठीक है, अब whatever number of elements are available in B doesn't matter, but all the elements that are in A also in B. ठीक है, सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं और वर्बली भी डिफाइन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. A set A is the subset of another set B, another set B if
all the elements of A are also in B। अब देखिए इक्वल सेट्स और सबसेट में डिफरेंस आपको समझना होगा। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? अब सबसेट को यूज करके भी हम इक्वल सेट का और अच्छा अभी डेफिनेशन एक क्रिएट करेंगे, बट इक्वल सेट और सबसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इक्वल सेट्स में आपको बताया गया है कि भाई दो सेट्स ए और बी बराबर होंगे जब दोनों का एलिमेंट्स सेम होगा। अब एलिमेंट्स सेम होने का मतलब है कि अगर सेट ए में 1 2 3 4 है तो सेट बी में भी 1 2 3 4 होगा। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन सबसेट का मतलब है कि किसी एक सेट में हो सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, डजंट मैटर, बट जो सेट उस वाले सेट का सबसेट होगा उस सेट के सारे एलिमेंट्स वो इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट में अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए इक्वल सेट्स और सबसेट्स में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए अब इसी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली और एल्जेब्रिकली A is the subset of B, that implies A belongs to A कोई एलिमेंट है। डेफिनेटली जब भी बिलोंगिंग की बात आए तो याद रखिए कि बिलोंगिंग का मतलब किसी एलिमेंट की बात हो रही है। इससे रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाले हैं। A belongs to A, then A belongs to B। ठीक है, तभी A B का सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर A ये लोअर केस A इस वाले सेट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि यही सेम एलिमेंट लोअर केस A सेट B में भी बिलोंग करेगा, अदरवाइज A B का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गई सबसेट की बात। अब यहां से इक्वलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है। अब A B का सबसेट है, हो सकता है कि B भी A का सबसेट हो जाए। मान लीजिए कि A के अंदर कोई एलिमेंट है A B C D। B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है B C D A। अब दोनों ही सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेम क्लास ऑफ एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स है। तो इस केस में क्या होगा? A तो B का सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट का जो डेफिनेशन है डेफिनेटली वो यही कहता है कि A कोई सेट A दूसरे सेट B का सबसेट होगा अगर A के सारे के एलिमेंट्स B वाले सेट में अवेलेबल होंगे। तो ये A तो B का सेट होगा, लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं कि B के अंदर के भी सारे के एलिमेंट्स A में अवेलेबल है, यानी कि B भी A का सबसेट है भाई। यहां पे B क्या है? A का सबसेट है। और यहां पे ये भी हम देख रहे हैं कि भाई A और B में सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है, दैट इज A इज इक्वल टू B भी यहां पे है। तो अगर दो सेट्स A और B हों और दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हों, इसका मतलब A इज इक्वल टू B होता है। तो इक्वल सेट्स का ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम मिला जिसमें कि आपको प्रूव करना हो कि दो सेट्स A और B बराबर यानी कि इक्वल हैं या नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप ये दिखाना चाहेंगे कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। अगर ऐसा है यानी कि दोनों के दोनों सेट्स एक दूसरे के बराबर हैं, अदरवाइज बराबर नहीं है। तो यहां से इक्वलिटी ऑफ सेट्स का एक और अच्छा सा डेफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। वो क्या है? इक्वल सेट्स, ये सबसेट्स का डेफिनेशन हो, इसी को यूज करके ये इक्वल सेट्स का एक डेफिनेशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। टू सेट्स A and B are equal if and
only if and only if A is the subset of B and B is the subset of A। इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि A is equal to B, that implies A is the subset of, या ऐसे लिखिए, if and only if and only if A is the subset of B and B is the subset of A। दो सेट्स A और B बराबर होंगे जब A B का सबसेट होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। ठीक है, और यहां से आपको इक्वल सेट्स में और सबसेट्स में डिफरेंस जो मैंने बताया याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लूं कि आपको आज क्या क्या कराना है मुझे। चलिए भाई, चलिए इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे, पहले सबसेट्स के बारे में कुछ और बात कर ली जाए। ठीक है, तो सबसेट्स आप समझ गए कि सबसेट्स क्या होता है, किस तरह से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज करूं इसको? मान लीजिए कि ए कोई सेट है आपके पास, ए जो है आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या ए अपना ही सबसेट होगा? ए क्या ए का ही सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। नहीं होगा, क्योंकि भाई ए के सारे एलिमेंट ए में तो है ही, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो याद रखिएगा कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑल्सो अब आपको पता है कि अगर कोई सेट ए है एम्प्टी, कोई सेट ए एम्प्टी है, तो अब और कोई सेट ए इस तरह का है, मान लीजिए किसी सेट बी को, किसी एम्प्टी सेट बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट है। बट ए के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या बी ए का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। साफ साफ दिख रहा है कि भले ही ये एम्प्टी नहीं हो, लेकिन एम्प्टी के लिए तो हम कहीं भी जगह बना ही सकते हैं। कॉमन सेंस से समझिए, क्योंकि ये एक एक्सियम है। ऑल्सो एम्प्टी sets, empty set is the subset of every set, every set। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना होगा सबसेट्स में। चलिए ठीक है, अब कुछ रियल नंबर्स के सबसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंटरवल आप पढ़ते हैं इनइक्वालिटी में, अभी कुछ दिनों पहले आपको मैंने बताया था ओपन इंटरवल के बारे में, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में, वो सारा का सारा एक तरह का सेट्स है। वो सारा का सारा क्या है? एक तरह का सेट्स है। तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए भाई थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि Y is the set of real numbers
such that a is less than y less than b। अब y को हमने जब कह दिया कि रियल नंबर्स है तो a और b डेफिनेटली रियल नंबर्स है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो इंटरवल्स होते हैं वो रियल नंबर्स के जो इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट ही होते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए कि इस सेट को हम a से दर्शाते हैं, या a से मत दर्शाइए, इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी सेट को, इस तरह से के सेट को हमेशा आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। इस तरह के सेट को आप वो रोस्टर फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म का इतना महत्व है। इसको कैसे लिख सकते हैं, y such that y is a real, चाहे इस तरह से y belongs to real numbers and a is less than y less than b। इसी को इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको आप क्या लिखते हैं, y belongs to ओपन इंटरवल ए बी। इसका यही मतलब है, ओपन इंटरवल ए बी। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए और बी के बीच में। अगर यही क्लोज्ड इंटरवल होता तो यहाँ पे इक्वल लग जाता, यहाँ पे इक्वल लग सकता है, तो इस जगह पे y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर ओपन क्लोज्ड इंटरवल होता यानी कि a को इंक्लूड करते हैं और b को इंक्लूड नहीं करते तो ये इक्वलिटी हट जाता। उस केस में यहाँ पे ऐसे हो जाता और उस केस में y बिलोंग करता b पे, ओपन हो जाता। उसी तरह अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता और यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता तो बस यहाँ पे हटा देते, यहाँ पे इक्वलिटी देते और इस केस में y बिलोंग्स टू ए बी। इन दोनों इंटरवल्स को जो है हाफ ओपन इंटरवल्स कहा जाता है, और इसको क्लोज्ड इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल। याद रखिएगा, जो ओपन इंटरवल का मतलब है कि जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनको नहीं लेना है हमें। जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है और इसके उन दोनों के बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना है। हाफ ओपन इंटरवल पहला पे क्लोज्ड है तो जिस पे क्लोज्ड है उसको इंक्लूड करके आगे तक बी के पहले तक सारा, और वही इसका मतलब हुआ। इसमें ए को छोड़ के ए के आगे से लेके बी तक सारा इंक्लूडिंग बी। तो याद रखिएगा, जो आप इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरवल्स भी सेट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सेट्स, देखिए सेट्स जो है ना सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन का खेल है, ठीक है। थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन में आपको समझना होगा कुछ थोड़ा बहुत, अदरवाइज सारा का सारा इंटरसेक्शन का खेल है, कुछ भी नहीं है। माफ करिएगा, सिंबल्स का खेल है, रिप्रेजेंटेशन का खेल है, और कुछ भी नहीं है सेट्स में। सेट्स को आपको समझना होगा। ये जो है ना, इसमें उस तरह के मैथ्स के, ये सेट्स इज अ काइंड ऑफ अ लॉजिकल टॉपिक इन मैथमेटिक्स। और लॉजिक्स हमेशा मैथमेटिक्स में एक जैसे नहीं होते हैं, उनका कोई अंत और छोर नहीं होता है कि हाँ भाई इस तरह से। लॉजिक्स आर लाइक अनलिमिटेड थिंग्स, ठीक है। तो सेट्स इज अ टॉपिक विच इज काइंड ऑफ अ लॉजिकल, यू हैव टू रिमेंबर इट। चलिए, मान लीजिए z प्लस is the set of all the positive integers, or z is the set of all the integers, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। तो इसमें z प्लस z का सबसेट होगा या कि z प्लस का सबसेट होगा? डेफिनेटली भाई यहां पे z प्लस इज द सबसेट ऑफ z, ठीक है। अगर मैं कहूं कि r इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स से ज्यादा अच्छा होगा कि r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लिख दूं, ऑल हटा दीजिए क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे
भाई ये z का सबसेट, और क्लियरली z इज द सबसेट ऑफ r। r के अंदर तो सब कुछ है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और मैं कहूं कि q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो मुझे ये बताइए कि इसमें से q किसका सबसेट है? q जो है किसका? अब रेशनल नंबर्स q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। मुझे ये बताइए कि q किसका सबसेट हो सकता है? क्या q r का सबसेट हो सकता है? क्या q r का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। q जो है r का डेफिनेटली सबसेट हो सकता है, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या z q का सबसेट हो सकता है? क्या z q का सबसेट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है भाई। q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो डेफिनेटली z इज द सबसेट ऑफ q एंड q इज द सबसेट ऑफ r। ओ माफ करिएगा, यहां पे बिलोंग लिख दिया मैंने, सबसेट ऑफ r। तो ये कुछ हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। तो ये ज़्यादा कुछ मैं इसमें बताने नहीं वाला हूँ, ये सारा कुछ आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपको मैथ्स में यूज़ करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है और आपको कहा गया कि ए बिलोंग्स टू बी। याद रखिए ये पूरा सेट कहा गया कि बी में बिलोंग करता है, यानी कि बी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर ए है, और मान लीजिए कोई बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम x y z, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि बी में ए कितना है? ये x y z। तो मुझे ये बताइए कि क्या ए बी का सबसेट हो सकता है? इज ए अ सबसेट ऑफ बी और नॉट? क्या ए बी का सबसेट हो सकता है? याद रखिए ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं लाई कर रहा, पूरा सेट ही बी में लाई कर रहा है। तो बताइए मुझे, दिस मीन्स ए एज अ होल सेट लाइज इन साइड बी एज एन एलिमेंट। और याद रखिएगा कि कभी भी इस तरह के केस में ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ये भी याद रखिए, जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता है तो उस केस में हम लिखते हैं ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ये क्रॉस कर देते हैं। अभी सबसेट में और 2-3 चीज इंपॉर्टेंट आपको करना है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एन एलिमेंट of a set should never be a subset of itself। कभी भी कोई एलिमेंट किसी सेट का उसका सबसेट नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां पे a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। भले ही a जो पूरा सेट है एज एन एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, ये वही बात हो गई कि अगर a इज इक्वल टू 1 और 2 है और b इज इक्वल टू 1 और मान लेते हैं नहीं, ऐसे समझिए a इज इक्वल टू 1 और 2 है तो हमने कह दिया कि भाई a इज द सबसेट ऑफ a। माफ करिएगा, 1 इज द सबसेट ऑफ a एंड 2 इज द सबसेट ऑफ a। ऐसा कभी हो सकता है?
नहीं हो सकता है, इसीलिए ये नहीं होता है। एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये हमेशा लागू होता है, इसको आप कभी काट नहीं सकते हैं। चलिए अब थोड़ा एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट सबसेट के बारे में बात करते हैं। कुछ कंडीशंस है, स्पेशल नहीं है, कुछ कंडीशंस है, उनके बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए मान लेते हैं कि ए जो है एक सेट है जो कि सबसेट है बी का, जो कि सबसेट है बी का, ठीक है, और एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट्स नहीं है, क्योंकि ए और बी इक्वल सेट्स होंगे तो बी भी सबसेट हो जाएगा ए का, बट ये नहीं है यहां पे। तो मान लेते हैं कि ए सबसेट है बी का और ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा हो, देन इन दिस केस ए इज कॉल्ड द प्रॉपर subset of B and B is called the superset of A। ठीक है, B is called the superset of A, ऐसा हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, और ये कब होगा? जब A B का सबसेट होगा एंड A इज नॉट इक्वल टू B। ओके, अब चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं पहले। एक एग्जाम्पल में है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, और एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, वही दोनों करेंगे, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा सबसेट के बारे में। क्वेश्चन है कि लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी आर थ्री sets if A belongs to B, if A belongs to B and B is the subset of C, B is the subset of C, is it true? Is it true that A is also the subset of C? Subset of C. कह रहा है कि A, B और C तीन सेट्स हैं। कंडीशन ये है कि A बिलोंग कर रहा है B में। अब बिलोंग का मतलब, अब देखिए बिलोंगिंग एंड इंक्लूजन, मैंने कहा था कल के क्लास के बीच में कहीं पे आपको कहा था मैंने कि पूरा का पूरा सेट्स जो है दो प्रॉपर्टीज पे आधारित है, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग। बिलोंगिंग और इंक्लूजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इंक्लूजन जो अभी आपने सबसेट के फॉर्म में पढ़ा कि हाँ भाई ए जो है, ए के जो एलिमेंट्स हैं किसी दूसरे सेट में अवेलेबल हैं। अब वहां पे जरूरी नहीं है कि ए बी के बराबर है, बट हाँ अगर ए के एलिमेंट्स बी में अवेलेबल है तो हो सकता है कि बी में बाकी और भी एलिमेंट्स हों ए के एलिमेंट्स के अलावा। दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। और बिलोंगिंग का मतलब है कि किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट अगर है तो वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंग, ठीक है। सो ए बी और सी तीन सेट्स हैं, ए बी में बिलोंग कर रहा है और बी इज द सबसेट ऑफ सी। इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी?
देखते हैं। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू x है। मान लेते हैं कि a के अंदर x है, a बहुत सा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ढेर सारा। ओके, अब मान लेते हैं b के अंदर a हो, बिकॉज b बिलोंग्स टू a, तो b के अंदर a होगा और कुछ मान लेते हैं कि 1 2 इस तरह से कुछ है। और कह रहा है, इसका मतलब b को हम लिख सकते हैं x 1 2 इस तरह से, राइट? कर सकते हैं हम लोग। नाउ अगर ऐसा है और एक और कंडीशन है कि b इज द सबसेट ऑफ c, तो c क्या हो जाएगा? सबसे पहले इफ b इज द सबसेट ऑफ c, देन all the elements of b also in the elements of c, also available in the as the elements of c। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? x 1 2 और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, मान लेते हैं a b c इस तरह से करके कुछ है, लोअर केस c क्योंकि ये कैपिटलाइज है इसलिए। ठीक है भाई, तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया कि b जो है c का सबसेट है। b जो है c का सबसेट है, गिवन दिया हुआ है। क्यों सबसेट है b c का? सबसे पहले तो ये देखिए, क्योंकि भाई b में जो जो एलिमेंट्स हैं, याद रखिए एलिमेंट्स या मेंबर्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स c में हैं और बाकी कुछ भी c में हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन b में जितने एलिमेंट्स हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स c में हैं, ये वाला 1 और 2। बट a में मेरा ये पूरा सेट ही है ये, और ये पूरा सेट ही c में अवेलेबल है भाई, पूरा सेट ही c में अवेलेबल है। और आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये एलिमेंट कहां से इसका सबसेट हो जाएगा? ये एलिमेंट के फॉर्म में अंदर अवेलेबल है ना। तो मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसको a लिख सकते हैं 1 2 a b c, so the set a is inside set c as an element, that means a is not the subset of c. Reason being, a is not a, रीजन क्या है? a being a set is existed in the set c. a एक सेट है और ये पूरा का पूरा सेट ही c में के अंदर है, तो कहां से a c का सबसेट होगा? क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है अपना सबसेट नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है। अभी आपको रीजन मैंने बताया। सो याद रखिएगा कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमेशा ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी अ ट्रूथ। ठीक है, इसीलिए ए जो है सी का सबसेट नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या भाई ए बी का सबसेट है? वही रीजन के कारण ए बी का भी सबसेट नहीं है, ए बी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि ए बी में बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही ए बी में बिलोंग कर रहा है यानी कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसीलिए ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी एज वेल। चलिए भाई एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखिए, एग्जामिन
whether the following statements are true or false, चलिए भाई, सबसे पहला A B is not a subset of B C A, पता चल गया होगा आपको, देखते हैं। A E is a subset of X, आप सबसेट को इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। Such that X is a vowel in English alphabet। चलिए भाई, 3 1 2 3, मैं कंसिस्टेंट ही रहता हूं इसी तरह से, इज द सबसेट ऑफ 1 3 5 4 is the subset of A B C, 5 A belongs to A B C, 6 X such that X is an even number, even natural number less than 6 is the subset of the set X such that X is a natural number which divides 36, चलिए भाई, कह रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स बताइए कि ये स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। पहला है कि अब देखिए, इस तरह का ब्रेसेस जब भी आए तो समझ लीजिए कि वो सेट की बात हो रही है। ये जो सेट है, क्या इस सेट का सबसेट नहीं है? भाई इस सेट के अंदर ए बी है, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इस सेट के अंदर वो दोनों एलिमेंट्स ए और बी हैं, तो क्यों नहीं है भाई? डेफिनेटली ये सबसेट है, ये गलत है, यानी कि फॉल्स। अब कह रहा है कि क्या ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है? साफ साफ है, क्योंकि एक्स क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का कोई वॉवेल है, तो ये दोनों एलिमेंट, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के क्या वॉवेल होते हैं? ए ई आई ओ और यू, यही 5 तो होते हैं ना, यानी कि ये क्या है? यही सेट है। इस सेट के अंदर ए और ई अवेलेबल हैं एज एन एलिमेंट, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट इसका सबसेट है, तो ये ट्रू। अब कह रहा है कि क्या 1 2 3 1 3 5 इस सेट का सबसेट है? इसको मान लीजिए ए है, ये बी है, डेफिनेटली ए के अंदर के 2 एलिमेंट्स तो इसके अंदर है, लेकिन तीसरा वाला नहीं है। मतलब 1 और 3 है बट 2 नहीं है, यानी कि नहीं भाई, ये नहीं है, यानी कि फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए। अब क्या ये सेट इसका सबसेट है? बिल्कुल सही है। क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? बहुत से बच्चे इसको सही मार देते हैं, अभी मैंने बताया, याद रखिए ये पूरा सेट इसके अंदर कहाँ है? इसके अंदर बस ये एलिमेंट है। दिस होल सेट डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड दिस, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी कि फॉल्स। यहां पे है कि x कोई इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। क्या ये जो सेट है ये सबसेट है उस वाले सेट का जहां पे कि x एक नेचुरल नंबर है?
जो कि 36 को डिवाइड कर रहा है। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2, 4 और अब लेस देन 6 तो बस 2 और 4 नेचुरल नंबर तो है ही। और ये कह रहा है कि ये जो सेट है क्या उस सेट का सबसेट हो सकता है जिस सेट में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं। 36 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करेंगे? 1, 2, 3, 4 और 6 और भी 9, 12, ठीक है, 18 भी करेगा। ये सेट्स है, ये जो है रोस्टर फॉर्म में इस तरह से आप लिखेंगे तो ये सेट के अंदर 2 और 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 और 4 है, तो डेफिनेटली दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा सही है। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, एक सही एक गलत इस तरह से करके आंसर दिया हुआ। ठीक है, मेरे मैच करा लीजिएगा कि हो सकता है कि मुझसे ही कहीं कुछ गलत हो गया हो जाता है कभी कभी। क्या करेंगे, जितना छोटा चीज़ गलती उसी में होती है जहाँ की एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो कि हम देखते ही समझते कि यार ये तो बना लिया हमने, पता चलता है उसी को गलत करके हम आ गए हैं। मेरे से भी कई बार हुआ है, सच कह रहा हूँ, और सबसे होता है। चलिए भाई और एक प्रॉब्लम देखूं, क्योंकि सबसेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे था बड़ा ही अच्छा सा, हाँ ये प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, इसको देखिए। करेक्ट एंड वाई, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मुझे आपको कराना चाहिए। एक घंटा तो इतना जल्दी बीत जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि बीत गया। आपको इंटरसेक्शन और यूनियन भी करवाना है मुझे। अब एक एक लाइन में तो सब करवा नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है, तो समय तो बीत ही जाता है। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखिए। जैसा कि मैंने कहा अभी मैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के ही ले रहा हूँ, इधर उधर से कुछ नहीं, क्योंकि आपको मुझे सबसे पहले समझाना है। चलिए, राइट down all the subsets of the following sets। सबसे पहले A, दूसरा A B, तीसरा 1 2 3 और चौथा 5। कह रहा है कि इन सारे के सारे सेट्स का सबसेट लिखिए। चलिए भाई, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, सबसे पहले तो इसका एक सबसेट बताइए, इस सेट का। भाई याद रखिए, पहले वाले का एक तो ये सेट होगा, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना सबसेट तो होता ही है, तो दिस इज डेफिनेटली
अ सबसेट ऑफ दिस, और फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका सबसेट क्या हो गया, इस वाले सेट का, इस वाले सेट का सबसेट हो गया ये और फाई। चलिए इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक फाई हो जाएगा। देख लीजिए ये सेट सबसेट है ना ए बी का, क्योंकि भाई ये जो एलिमेंट है इसमें है, उसी तरह बी भी इसमें है, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट है, ऑब्वियसली है। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, तो ये इसका सबसेट है, और फाई हमेशा आपको पता है कि किसी भी सेट का सबसेट होता है। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 3 और 5, कुछ छूटा तो नहीं है, एक हो गया, तीन भी 3 1 3 2 3 और कुछ नहीं छूटा है ना, देख लीजिए, ठीक है। और भाई फाई का सबसेट कोई होता है, फाई का सबसेट क्या, फाई का सबसेट भाई फाई ही हो सकता है और कुछ भी नहीं, तो दैट्स इट, हो गया। तो इस तरह से मतलब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आएंगे। इनको आपने समझा तो आप बड़े प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। बड़े प्रॉब्लम्स जब हम शुरू करेंगे बनाना, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि यही सारे थियोरेटिकल पोर्शंस वहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, तभी जाके आप जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लूँ इसमें क्या क्या है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, सपोज करिए कि ये आपका यूनिवर्स है, ये आपका यूनिवर्स है जिसको हमने कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, ठीक है, प्लैनेट्स है, और भी बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है। इसको ना, ये पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर स्टार है, गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, क्वेसार्स है, ब्लैक होल्स है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स। अब स्टार्स को हम अगर एस से रिप्रेजेंट करें, तो क्या ये जो स्टार्स है, चलिए पूरा ही लिख देता हूं। स्टार्स, क्या हम कह सकते हैं कि स्टार्स इज द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्स? अगर इस यूनिवर्स को हम एक सेट मान लें जिसके अंदर स्टार्स हैं, गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, क्वेसार्स है, सब कुछ है, ठीक है, तो स्टार्स जो हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्स इज द सबसेट ऑफ यू? क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ एग्जिस्टेड है। उसी तरह गैलेक्सीज इज द ऑल्सो अ सबसेट ऑफ
U। उसी तरह प्लैनेट्स इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा सेट है जो बाकी छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स को कंटेन किए हुए है, जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि उन छोटे छोटे सेट्स में आते हैं। तो जो सेट उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसी को यूनिवर्सल सेट हम कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट्स के रेस्पेक्ट में कुछ होता है, ठीक है। रेस्पेक्ट का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द प्राइम नेचुरल नंबर्स। अब उसके लिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट। क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल नंबर्स, ये हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट। अब इसी में तो प्राइम नेचुरल नंबर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे इसी में तो होंगे ना, इसी में होंगे ना। इसलिए उस प्राइम नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो n है ये काम कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट की तरह। तो इसीलिए मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट किसी भी दूसरे सेट्स के रेस्पेक्ट में कुछ होता है। तो मोटा मोटी आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट with respect to some other sets that contain all the elements available in those smaller sets, ठीक है। और that contains all those smaller sets, उसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ज्यादातर क्या है, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स, उसके अंदर छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, तो जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होंगे उनके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, वो बड़ा वाला बॉक्स जिसके अंदर वो हैं, तो वही होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितना भी आप पढ़ेंगे ना सारा बहुत कुछ, मतलब 70-80% ऑफ द सेट्स आप dependent on universal concept, dependent on the concepts of universal set. Venn diagrams, Venn diagrams क्या होता है? आपको पता है कि बहुत कुछ जब जियोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ आप फिगर से देखते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के, एक्स और वाई एक्सिस बना के आप वहाँ पे पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं, उन पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हैं किसी लाइन से तो आपको लोकस मिलता है, तो वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके उन सारे पॉइंट्स का, ठीक है ना। तो जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहां पे सब कुछ प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। सेट्स में भी एक ऐसा तरीका है कि हम सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को वेन डायग्राम्स के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को वेन डायग्राम्स के माध्यम से हम देख सकते हैं, उन्हीं को वेन डायग्राम्स कहा गया है। वेन डायग्राम्स, Venn diagrams are the way to show the relationship or relationships of sets via diagram। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है? वेन डायग्राम्स में क्या होता है, अभी आपने यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बस वही होता है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा रेक्टेंगल होता है जो कि नॉर्मली आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली आपका ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसके अंदर छोटे छोटे जो सेट्स होते हैं
जैसे ये एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट है, ये एक सेट बी है जिसके अंदर 2 5 3 7 इस तरह से है, और भी बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो यही होता है वेन डायग्राम। हम आगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इस तरह के डायग्राम को यूज करके हम सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में वेन डायग्राम्स को यूज किया जाता है। हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रूफ को करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, बस वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम हमें यह बता देगा कि प्रूफ हमारा सही है कि नहीं है। दैट मीन्स वेन डायग्राम्स is able to prove certain things in set theory. ओके, चलिए भाई देखते हैं कि वेन डायग्राम्स कैसे काम करता है। बट इसके काम को देखने के लिए सबसे पहले आपको सेट्स के बीच में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कुछ आपने पढ़ा है बचपन में कि किस मतलब छोटे क्लासेस में कि किस तरह से काम करता है। तो सेट्स के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को देखते हैं। उन ऑपरेशंस में इंटरसेक्शन और यूनियन, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट्स में। डिफरेंस ऑफ सेट्स भी आता है, तो देखते हैं कि पहले इनका डेफिनेशन क्या क्या होता है। चलिए, यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यानी कि एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये इसके अंदर दो सेट है, एक ए है और एक ए है और एक बी है। ठीक है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। और ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। यूनियन का साइन इस तरह से दिया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट अलग है, ये यूनियन है। यूनियन का साइन इस तरह से कैपिटल यू के जैसा दिया जाता है। थोड़ा और आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हाफ मून के शेप में आप इस तरह से भी यूनियन का साइन दे सकते हैं। मेरी आदत है इस तरह से देने की, इसीलिए। अब ये यूनियन क्यों है उसको समझने के लिए, अब देखिए वेन डायग्राम आपको बता रहा है कि यूनियन क्या है, बट जैसे ही आप इसका डेफिनेशन पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि क्यों इस तरह से बनाया गया है। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन ऑफ सेट्स का, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि आपके पास अगर दो सेट्स हैं, दो सेट्स मान लेते हैं कि ए और बी, आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी। एंड हटाइए, एक ए है एक बी है। ठीक है, इस तरह समझिए। ए के अंदर 1 2 3 5 ये 4 एलिमेंट है। बी के अंदर 1 5 7 4 9 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बी के अंदर इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का यही मतलब है, यानी कि यूनियन का यही मतलब है कि दोनों सेट्स में ए और बी का यूनियन का मतलब है कि एक तीसरा सेट ऐसा जिसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए और बी के अंदर हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में वो दो बार रिपीटेड नहीं है, वो एक ही बार है वहां पे। मतलब क्या कि अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो हमें एक नया सेट मिलेगा इस तरह का, जिसके अंदर होगा 1 2 3 5 7 4 9। आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 5 आपको यहां पे मिल गया, बी के सारे एलिमेंट्स 1 5 7 4 9
1 5 7 4 9 मिल गया। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 बार 1 लिख देना है। आपको याद है ना, repetitive elements are not allowed in sets, ठीक है, repetitive elements are not allowed in sets। तो एक मतलब दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं सारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए। तो ए यूनियन बी का यही मतलब होता है, इसको डिफाइन कर लीजिए। अब यहां से अगर आप देखें वेन डायग्राम से, तो ए और बी, ए और बी ये जो फिगर है ना, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, दूसरा चीज का फिगर मैंने बना दिया है यहां पे, देखिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए ना भाई, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए ना। ये हो गया ए, ये हो गया सेट बी, ये ए ये बी, तो ये सारे एलिमेंट्स, ये जितने शेडेड पोर्शन है ये सारे के सारे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स। और याद रखिएगा कॉमन एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, रिपीटेड नहीं है। तो ये वेन डायग्राम आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हम यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट ए एंड बी, और इस तरह से करिए कि a set A is the union of a set B, नहीं इस तरह से भी नहीं, the union of two sets A and B is a set C which contains all the elements of both A and B repeated only once, या repeated only once से अच्छा होगा कि आप लिख सकते हैं कि the common elements are not repeated। चलिए इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं तब और अच्छे से आप समझ पाइएगा। The union of two sets A and B is a set C which contains all the elements of A and B and also the common elements are not repeated, the common elements are not repeated more than once, मतलब एक ही बार कॉमन एलिमेंट्स रह सकता है, उससे ज्यादा बात नहीं। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट्स। मैथमेटिकली the union of A and B is represented as A union B. This is the sign of union, ठीक है। और भी तरीके हैं, इसको हम लोग बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, A यूनियन B is equal to X such that X belongs to A or
x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यही यूनियन का मतलब होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में ये अवेलेबल हो। चलिए, देखिए इसको, तब तक मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लूं और देख लूं कि आज आपको अब कितना कुछ आज मैं करा सकता हूं। चलिए, इंटरसेक्शन तक करा देता हूं आज। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स तक आज मैं करा देता हूं आपको, और इंटरसेक्शन के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है तो वो कल के क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में करवा दूंगा। तो इंटरसेक्शन तक मैं करवा देता हूं आज। चलिए, थोड़ा सा और बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट, जैसा कि अभी मैंने एक यूनिवर्स का ऐसे ही रफ रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखाया। अब याद रखिए कि यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए कि ये आपका ये एक यूनिवर्सल सेट है। सपोज कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट हैं, ए और बी। तो कभी भी A is not the subset of U, ये हमेशा फॉल्स होगा। क्या ये सही है कि मैंने इसको सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है इसको? क्या A is the subset of universal set? Right. Absolutely. A is the subset of universal set is absolutely wrong. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको यूनिवर्सल सेट मैंने बताया, तो हो सकता है कि वहां पे एलिमेंट के जगह गलती से सबसेट भी निकल गया हो मेरे मुंह से। ठीक है, स्लिप ऑफ द टंग के वजह से। तो अभी मेरे दिमाग में आया कि उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले, उससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि कोई भी किसी सेट का एलिमेंट अपना सबसेट नहीं हो सकता है कभी। अब ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, और दोनों ए और बी सेट्स हैं। तो जब दोनों सेट्स हैं यानी कि ए और बी एज एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो एलिमेंट कहां से यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो जाएगा? याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे के सारे उस सेट्स के एलिमेंट होते हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू यू, B बिलोंग्स टू यू, इस तरह से। बट A इज नॉट द सबसेट ऑफ यू, B इज नॉट द सबसेट ऑफ यू। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। कारण आपको पता है, कारण पूरे क्लास में मैं आपको बताते आया हूं आज, तो कारण पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे एज एलिमेंट्स एग्जिस्टेड हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसीलिए। चलिए, अब इंटरसेक्शन के बारे में पहले बात कर लेते हैं।
चाहे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं इसके, उसके बाद में यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, टाइम बचा तो इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये सबसे पहले तो होगा। क्यों होगा आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यूनियन का मतलब है सारे के सारे कॉमन सेट्स। अब ए यूनियन बी लीजिए या बी यूनियन ए लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हर एक केस में ये पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन है, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, एक ही चीज आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं भाई, ए बराबर 1 2 3 4 है मान लीजिए, बी बराबर 1 5 2 3 4 7 8 है, 8 है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा या फिर बी यूनियन ए क्या आएगा, दोनों एक ही चीज आएगा। 1 5 2 3 4 7 8, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और बाकी जितना इसमें है सब कुछ आ गया, तो ये होगा, ठीक है। और याद रखिएगा जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है सारे के सारे एक ही बार रिपीटेड है, दोबारा नहीं है। 1 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 4 एक ही बार है और ये चारों के चारों दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो कम्यूटेटिव लॉ आपने देखा कि किस तरह से आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए, इस तरह से लिखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी आपको साफ साफ वेन डायग्राम से दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बनाने की जरूरत है। सेम चीज आएगा भाई, क्योंकि जब ये है तो ये फॉलो करेगा। अब ए यूनियन बी करिएगा, ठीक है। अब छोटे से एग्जांपल से मैं दिखा देता हूं, वेन डायग्राम से दिखा दूं कि इससे दिखा दूं। चलिए इसी से नॉर्मल दिखा देता हूं। ए बराबर 1 और 2 है, बी बराबर 1 2 3 है, सी बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, ए यूनियन बी बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जो जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे होंगे इसमें। अब ए यूनियन बी और इसके साथ सी का यूनियन करिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसके साथ ए यूनियन बी ये आया, इसके साथ इसको करिए तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखते हैं तो 1 2 3 4 आएगा, साफ साफ है। अब क्या करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं। ए कितना है 1 2 और बी यूनियन सी 1 2 3 4, कितना आएगा 1 2 3 4, बराबर आया, इसलिए ये बराबर होगा। वेन डायग्राम से भी देखेंगे तो आपको कुछ नहीं, इसके ऊपर एक सी गोला बना दीजिए, सबको शेडेड कर दीजिए, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तीन और क्या क्या है थोड़ा देख लूं मैं। ये भी देख लीजिए, ए यूनियन फाई, ये क्या आएगा भाई,
क्या आएगा बताइए? ए आएगा यार, सिंपल है, नहीं आएगा। फाई तो हमेशा भाई रहेगा किसी भी सेट के अंदर, क्योंकि वो एम्प्टी है, उसके लिए कहीं जगह बना लीजिए, क्योंकि वो एम्प्टी है भाई, उसके लिए जगह ही नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हमेशा ये होगा। ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा? ये यूनियन आइडेंटिटी कहते हैं इसको, यूनियन आइडेंटिटी ऑफ सेट्स। ए यूनियन ए बराबर क्या होगा? ए होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, सोचिए जरा कि ए यूनियन ए बराबर ए होगा कि नहीं होगा। होगा भाई, साफ साफ है, यूनियन का डेफिनेशन ही बता रहा है, कुछ देखना ही नहीं है। इडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं इसको। ठीक है, पांचवा, अब भी कोई है बचा हुआ? हाँ, यूनिवर्सल सेट के साथ इसका देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा? अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन करूं तो क्या आएगा? मुझे बताइए भाई, ये साफ साफ है कि यूनिवर्सल सेट आएगा। दिखा दूं? ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये एक छोटा सा सेट है ए। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट ट्वाइस। यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ आ जाएगा, इसीलिए यूनिवर्सल सेट। इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? लॉ ऑफ यू लिखा हुआ है, कुछ से कुछ यूनिवर्सल सेट है तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट लिख दिया। बस इसको याद रखिएगा यार, इसका कोई नाम वाम नहीं होता है, नौटंकी है बिना मतलब का, लॉ ऑफ यूनिवर्सल और ये फलाना ढिमका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी रात हो गया है, टाइम भी अधिक हो गया है, तो जस्ट लेट्स स्टॉप दिस क्लास। कहीं दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए। और सबसेट का जो डेफिनेशन है ना, सबसेट्स के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि सेट्स में ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंक्लूजन किस तरह से काम करता है। इंक्लूजन बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि बिलोंगिंग और इंक्लूजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इंक्लूजन का मतलब होता है सबसेट। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, तो वो जो एलिमेंट के रूप में जो सेट है वो कभी भी उस बड़े वाले सेट के, यानी कि जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करता हो, उसका सबसेट नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज। सो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं हम लोग। कल आपको इंटरसेक्शन के बारे में बताऊंगा और कुछ और भी प्रॉपर्टीज है सेट्स के बारे में, जो कि मैं बता के सेट्स को कल खत्म करूंगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे सेट्स से रिलेटेड, ठीक है। और सेट्स को खत्म करने के बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस भी खत्म कर लेंगे। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।